हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जो हमने फूड एंड न्यूट्रिशन के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 किए थे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वो लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने फूड साइंस के बारे में बात किया था कि फूड साइंस क्या क्या है। हमने उसमें न्यूट्रिशन साइंस के बारे में बात की थी, न्यूट्रिशन साइंस के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया था। इसके बाद फिर हमने जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था और किस किस न्यूट्रिएंट्स के कहाँ कहाँ डाइजेशन होता है, कहाँ कहाँ वो डाइजेस्टिव सिस्टम में वो पार्ट लेते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था। एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वो सब करने के बाद आज हम उसी पार्ट में से क्वेश्चंस लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो पोर्शन। और उसको दोबारा से देखिएगा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं। 100% इससे क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ प्लांट सेल्स कंट्रीब्यूट इन फोटोसिंथेसिस। मतलब कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पादप कोशिका के किस भाग में होती है। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें ये बताया था कि हमारा जो प्लांट है वो अपना फूड खुद बनाता है ना। सब अपना प्लांट खुद खाना बनाते हैं, जो स्टार्च के रूप में उस प्लांट में स्टोर होता है खाना, उसी को हम कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के रूप में हम खा लेते हैं। ठीक है, तो वो सारी हमने बात की थी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल यानी कि जो हमारे पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं, हर कोशिका में फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है। तो उसमें ये बताया गया था कि कोशिका के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो कौन कौन से पार्ट्स में हो सकती है, एक तो राइबोसोम था, गोल्जी बॉडीज होती हैं उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है। तो इन चार में से कौन सा पार्ट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए काम करता है? राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये मैंने आपको बताया है पहले लेक्चर में। ठीक है, तो यानी कि जो प्लांट सेल है उसके कौन से किस सेल के किस पार्ट में हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ये एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ जाता है। तो इसमें जो इसका आंसर है आप इसका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट नाम का एक होता है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, ये है आपके जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर के। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, यही जो ग्रीन कलर है ये ग्रीन पिगमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारे पेड़ और पौधे हमें ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, इसी के कारण वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। कई बार नेट के एग्जाम में आता भी है, क्लोरोफिल दे देते हैं, एक तरफ ग्रीन कलर दे देते हैं। तो यही क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। वो जो क्लोरोफिल है वही हमारा क्या है, पिगमेंट है। उसका काम क्या होता है, सूरज की रोशनी से क्या करता है, वो सूरज की रोशनी से लाइट लेता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन? क्लोरोफिल। ठीक है, और किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, ये बताया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाया हुआ भी है ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? पहला क्वेश्चन था हमारा प्लांट सेल के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो किस पार्ट में होती है? क्लोरोप्लास्ट वाले पार्ट में होती है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा विच इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है? फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट है। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? वसा है, प्रोटीन है, विटामिन्स है या फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट है। मैंने आपको बताया था जो भी हम फूड खाते हैं उसमें दो तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक था हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक थे हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन से इसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है? फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है और कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारे दो तरह के न्यूट्रिएंट्स थे, है ना, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स था, दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स था। माइक्रो था सूक्ष्म पोषक तत्व और मैक्रो था हमारा, थोड़ा उसको मैक्रो ही बोल दिया था, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या था, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स थे। तो हमारा पहला वाला जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे उसमें कौन कौन से आते थे, जो हमारी डाइट में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हमें लेने होते थे। ठीक है, कौन कौन से? मैक्रो में। ठीक है, मैक्रो में कौन सा? मैक्रो मतलब थोड़ा ज़्यादा मात्रा में जब हम ले रहे थे। ठीक है, कौन कौन से लेने थे हमें? जो 100 ग्राम से हम ज़्यादा ले रहे थे या 100 ग्राम के आसपास या ग्राम्स में हम जिसको ले रहे थे। ठीक है, फैट में, विटामिन्स में और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, कौन से थे हमारे? फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या थे? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे। तो कौन सा बचा? विटामिन। ठीक है, विटामिन हमारा क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? विटामिन। ठीक है, अगर मिनरल्स होता तो वो भी सही होता।
विटामिन्स और मिनरल्स हमारे क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैंने बताया था ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एक तो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, हमें एनर्जी देते हैं डाइजेस्ट होकर, और ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट भी होते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत सारी यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर के टूटते हैं, ठीक है, पहले तब जाके हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ये होते हैं। जबकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं, एक तो ये हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, साथ ही एनर्जी नहीं देते हैं, ना ही ये डाइजेस्ट होते हैं, क्योंकि खुद ही बहुत सूक्ष्म रूप में होते हैं। तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसे के ऐसे ही एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में हो जाते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट एब्जॉर्ब इन द बॉडी, और डायरेक्टली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा यानी कि फैट है, लिपिड्स हैं, ठीक है, अधिक मात्रा में चाहिए, और ऊर्जा प्रदान करते हैं, और पाचन तंत्र करते हैं। तो ये पाचन तंत्र में ये पाचन होता है इनका, ठीक है। सूक्ष्म वाले में क्या है, कम मात्रा में चाहिए होता है, ऊर्जा की पूर्ति नहीं करते हैं, पाचन नहीं होता है, सीधे शरीर में अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन से थे, हमारे खनिज पदार्थ और विटामिन थे। ये हम अपनी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, दो तरह के होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन ब्रोकन डाउन इनटू। प्रोटीन हमारा किस में टूटता है, किस में टूटता है प्रोटीन, बताओ। जब हम अपनी डाइट में प्रोटीन खाते हैं, और हमने अपनी डाइट में प्रोटीन खाया, वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें गया, तो वो जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, सिंपल शुगर में टूटेगा, अमीनो एसिड्स में टूटेगा, फैटी एसिड्स में टूटेगा, या ग्लिसरॉल में टूटेगा, ठीक है। किस में टूटेगा हमारा, सिंपल शुगर्स में, अमीनो एसिड्स में, फैटी एसिड्स में, और ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो सिंपल शुगर्स में टूटेगा प्रोटीन, अमीनो एसिड्स में टूटेगा, फैटी एसिड्स में टूटेगा, ग्लिसरॉल में टूटेगा। पाचन तंत्र में प्रोटीन टूटता है सरल शर्करा में, अमीनो एसिड्स में, फैटी एसिड में, या ग्लिसरॉल में। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपका अमीनो एसिड्स, ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड्स में ही हमारा प्रोटीन जो है टूटता है, क्योंकि वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, अमीनो एसिड से ही मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अगर हम इसके चारों ऑप्शन देखेंगे तो सिंपल शुगर किसका छोटा रूप है, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं ना, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है किससे मिलकर बना होता है, सिंपल शुगर और ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ होता है, और वो वापस किस में टूट जाता है, हमारे सिंपल शुगर में ही टूट जाता है जब हम उसे खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फैटी एसिड्स किससे टूट के निकलते हैं, हमारे फैट, यानी कि हम जो लिपिड खाते हैं, ऑयल फैट लिपिड जो हम ले रहे हैं, जब वो हम खाते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फैटी एसिड्स के रूप में टूट जाता है। ग्लिसरॉल भी हमारे किससे निकलता है, लिपिड और फैट से ही टूट करके बनता है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, ये मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो ग्लूकोज जब हमारे एक साथ बहुत सारी लिंक बना देता है ग्लूकोज, तो वो क्या बना देता है, लिंक इकट्ठे होकर के बहुत सारी यूनिट्स जब ग्लूकोज की बन जाती है, तो वो क्या, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। बहुत सारी यूनिट्स जब अमीनो एसिड्स की जुड़ती है तो वो प्रोटीन बनाता है, और बहुत सारी यूनिट्स हमारी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की टूटती है तो वो हमारा लिपिड बनाता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा सिंपल शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है हमारे खाने में मिल करके, यानी कि जब हमारी रोटी हमारे सामने है, जो हमारी ब्रेड है हमारे सामने, उसमें बहुत जो स्टार्च है, उस स्टार्च को जब हम तोड़ेंगे तो वो किससे मिलकर के बना हुआ है, स्टार्च हमारा ग्लूकोज से मिलकर बना है, ठीक है। यही हमारी बॉडी में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अमीनो एसिड्स है हमारे, अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन जितना भी, अगर हम एग खा रहे हैं, हम मिल्क ले रहे हैं, तो उसमें जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बनाया, वो अमीनो एसिड से मिलकर बनाया, वो हमारी स्टमक में जाके हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जाके किस में टूटेगा, अमीनो एसिड में ही टूट जाएगा, ठीक है। फिर हमारा इसी तरीके से हमारा लिपिड है, लिपिड किससे मिलकर बनाया है, फैट या ऑयल किससे मिलकर बने होते हैं, हमारे फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, और स्टमक में जाकर के किस में टूटते हैं, वापस फैटी एसिड में ही टूट जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो हमारा इसमें तो क्लियर हो गया है ना, आपके सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए हैं। उसके बाद हमारा है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम इज एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है, अमाइलेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है, या ट्रिप्सिन है, ठीक है। तो कौन सा है, मैंने बताया था
कि हमारी जो बॉडी है जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स जब तक उसका डाइजेस्ट करने के लिए उसका एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं होगा, उसको डाइजेस्ट नहीं, उसको हम तोड़ नहीं सकते, वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। जैसे कि फाइबर है, फाइबर के लिए हमारी बॉडी में कोई भी एंजाइम नहीं है, इसीलिए फाइबर को हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, फाइबर ऐसे कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो कौन सा एंजाइम हमारे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम छोटी यूनिट में यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, या फिर जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है उसको छोटा छोटा तोड़ने में कौन सा एंजाइम काम करता है, तो कौन सा करता है, एमाइलेज करता है, पेप्सिन करता है, लाइपेज करता है या ट्रिप्सिन करता है। इसका आंसर है हमारा एमाइलेज। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ एमाइलेज कौन सा एंजाइम है, हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, पेप्सिन हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ना। कहाँ पाया जाता है, ये हमारे स्टमक में पाया जाता है ना, जो हमारा आमाशय है वहाँ पाया जाता है ना। और जब इसे HCl मिलता है तो वहाँ ये पेप्सिनोजन की फॉर्म में पाया जाता है। जब उसे वहाँ HCl मिलता है तो वो एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। ठीक है, साथ ही साथ उसे क्या करता है, उसको थोड़ा स्वेल भी करता है, यानी कि उसे थोड़ा उसे सॉफ्ट और स्वेल भी कर देता है, डीनेचर कर देता है, ताकि वो और भी आगे फर्दर तरीके से टूट सके। ठीक है, लाइपेज हमारा किसको तोड़ता है, हमारा लिपिड को तोड़ता है। ठीक है, लाइपेज एंजाइम हमारा किसको तोड़ने का काम करता है, लिपिड को तोड़ने का काम करता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, लेकिन स्टमक में ये काम नहीं करता है क्योंकि वहाँ का जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम होता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है वहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है और लाइपेज एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता है। तो ये कहाँ करता है, ये आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है वहाँ जा कर के ये जो हमारा फैट है उसको तोड़ने का काम करता है। ट्रिप्सिन कहाँ है, ट्रिप्सिन भी हमारा किस में पाया जाता है, ये हमारा पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन पाया जाता है और इसका काम भी क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटीन को तोड़ना। ठीक है, तो इसमें से दो तो प्रोटीन को तोड़ने वाले हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। लाइपेज हमारा लिपिड को तोड़ता है और एमाइलेज हमारा किसको तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा हमारे, और ये एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, जो हमारा स्लाइवा है, जो हमारा मुंह है उसमें एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। और साथ ही साथ कहाँ पाया जाता है, पेनक्रियाज में भी पाया जाता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के रूप में। ठीक है, तो दो जगह पाया जाएगा हमारा एमाइलेज, एक तो हमारा स्लाइवा में पाया जाएगा, एक ये हमारा पेनक्रियाज में पाया जाएगा। ठीक है, स्लाइवा यानी कि हमारा वक्कल कैविटी, हमारा मुंह जो है वहाँ पाया जाएगा, मुख गुहा में हम मुंह में खाना खाते हैं, सलाइवा मिक्स हो जाता है लार हमारी खाने के साथ, और उसमें और क्या मिक्स होता है, लार में हमारा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, वो भी हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है उसको डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में तोड़ देता है। ये एरो नीचे आ गया है, ये ऊपर था। ठीक है, सेटिंग में दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो ये किस में आ जाए, तोड़ देता है, डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में तोड़ देता है। डेक्स्ट्रिन और माल्टोज क्या है, डेक्स्ट्रिन और माल्टोज भी हमारा ग्लूकोज की लंबी लंबी चेन है, लेकिन स्टार्च के कंपैरिजन में छोटी चेन है। ठीक है, यानी कि एक लंबी सी चेन ग्लूकोज की ने क्या बना लिया, हमारा स्टार्च बना लिया, और एमाइलेज ने क्या किया, उस स्टार्च की जो लंबी चेन है ग्लूकोज के छोटे छोटे से दाने हैं, जो मैंने बताया था ना मोती जैसे दाने हैं, ग्लूकोज एक तरह से एक मोती है और स्टार्च क्या है, मोती की माला है। ठीक है, उसी माला को हमने क्या किया है, कई पार्ट्स में तोड़ दिया है, किसने, एमाइलेज ने। उन पार्ट्स को हम क्या बोल रहे हैं, डेक्स्ट्रिन और माल्टोज। ठीक है, फिर है हमारा एसिडिक मीडियम एंजाइम है, मतलब इनमें से कौन सा एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में काम करता है, कौन सा करता है भाई, मैंने बताया था ना कि हमारे किसी भी एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक तो उस न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने के लिए उसका एंजाइम होना चाहिए, और साथ ही साथ उस एंजाइम को काम करने के लिए उसका जो प्रेफर्ड या उसका जो ऐसा प्रेफर्ड पीएच है जिस पे वो काम करता है, वो पीएच उसको मिलना चाहिए, तभी कोई न्यूट्रिएंट जो है हमारा डाइजेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम एंजाइम्स कौन सा है, एमाइलेज है, लाइपेज है, पेप्सिन है और ट्रिप्सिन है। तो एमाइलेज तो हमारा स्लाइवा में होता है, स्लाइवा क्या है, हमारे एल्कलाइन मीडियम होता है स्लाइवा का। ठीक है, लाइपेज क्या है, लाइपेज हमारा कहाँ पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, पर स्टमक में काम नहीं करता है क्योंकि स्टमक का मीडियम क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि एसिडिक मीडियम के चलते तो स्टमक में काम ही नहीं कर पाता, इनएक्टिव फॉर्म में ये पड़ा रहता है। फिर क्या है, हमारा पेप्सिन है और ट्रिप्सिन है। तो इसमें से जो हमारा पेप्सिन है ये हमारा कहाँ पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, पेप्सिनोजन फॉर्म में पाया जाता है। पेप्सिनोजन क्या है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। तो जैसे ही इसे
HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है यानी कि एसिडिक मीडियम मिलता है, तब ये अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में आ जाता है और अपना जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम ये करने लगता है। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर भी है। कौन सा आंसर है हमारा? पेप्सिनोजन। ठीक है, सॉरी पेप्सिन। तो पेप्सिन है हमारा एक्टिव, इसका इनएक्टिव फॉर्म जो है वो पेप्सिनोजन है। ठीक है, तो पेप्सिन इसका एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। फिर हमारा ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन जो है हमारा, ये भी हमारा किस में काम करता है? पैनक्रियाटिक जूस में काम करता है, और पैनक्रियाटिक जूस का मीडियम क्या होता है? अल्कलाइन होता है। ठीक है, तो अगर एसिडिक मीडियम में की बात करेंगे तो सिर्फ पेप्सिन ही है जो हमारा एसिडिक मीडियम में काम करता है इन सब में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा केसिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? ठीक है, केसिन प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? केसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? हमारे मिल्क में पाया जाता है। मिल्क में दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक केसिन प्रोटीन पाया जाता है और एक उसमें वे प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, केसिन प्रोटीन 80% होता है, बाकी का 20% उसमें वे प्रोटीन होता है। जब हम पनीर निकालते हैं ना, तो पनीर जो सॉलिड फॉर्म में जो आ जाता है वो हमारा केसिन प्रोटीन होता है, जो वाटर के साथ निकल जाता है वो हमारा वे प्रोटीन होता है। ठीक है, तो जो हमारा केसिन प्रोटीन है, केसिन प्रोटीन का काम क्या है? केसिन प्रोटीन का काम है हमारे सॉरी केसिन प्रोटीन को कौन सा एंजाइम तोड़ेगा? पेप्सिन तोड़ेगा, रेनिन तोड़ेगा, लाइपेज तोड़ेगा या एमाइलेज तोड़ेगा। ठीक है, कौन सा एंजाइम तोड़ता है? केसिन प्रोटीन जो है उसको पेप्सिन नहीं तोड़ पाता है, लाइपेज तो तोड़ ही नहीं सकता है क्योंकि वो लिपिड को तोड़ता है, एमाइलेज भी नहीं तोड़ सकता है क्योंकि वो किसको तोड़ता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो इसमें हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक है पेप्सिन और एक है रेनिन। ठीक है, रेनिन एंजाइम जो है ये हमारा केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि केसिन प्रोटीन को तोड़ता है, पेप्सिन नहीं तोड़ता है केसिन वाले प्रोटीन को। ठीक है, यानी कि दूध का जो प्रोटीन है उसको तोड़ने के लिए हमें रेनिन एंजाइम की ज़रूरत होती है, और ये रेनिन एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं, 2 साल तक के जो बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे जो है, जो सिर्फ दूध पे ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि उनको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? सिर्फ मिल्क से ही मिलेगा। तो वहाँ उनकी बॉडी में रेनिन पाया जाता है। जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं उनकी बॉडी में रेनिन बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो रेनिन एंजाइम जो है वो केसिन प्रोटीन को तोड़ता है। ये सब मैंने पढ़ाया है अपने लेक्चर में, तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, तो रेनिन प्रोटीन जो है वो केसिन प्रोटीन को तोड़ता है, और केसिन प्रोटीन को, और ये किस में पाया जाता है? सिर्फ इन्फेंट की बॉडी में ही पाया जाता है, यानी कि आंसर हमारा हो गया बी। ठीक है, ऑप्शन बी। इतना समझ में आया है ना, केसिन प्रोटीन और डाइजेस्टिव प्रोटीन। फिर है हमारा स्टमक कंटेंस इंट्रिंसिक फैक्टर यूजफुल फॉर विटामिन डेस्टस एब्जॉर्बेंसी। मैंने बताया था जो हमारा आमाशय होता है। ठीक है, आमाशय के कई सारे फंक्शंस मैंने बताए थे। तो एक फंक्शन, उसमें आमाशय के अपने ही फंक्शन थे। एक तो उसमें HCl पाया जाता है, तो HCl क्या करता है? जितने भी हार्मफुल इफेक्ट और हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे खाने में आते हैं वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है HCl। ठीक है, दूसरा उसमें पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम का काम होता है जो हमारा प्रोटीन आया है उसको तोड़ देना। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, इसके अलावा उसमें एक इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है। मैंने बताया था ना, एक इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है, आंतरिक कारक उसको बोलते हैं। उस इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है? एक विटामिन, ठीक है, उस विटामिन की एब्जॉर्बेंसी में हेल्प करना। मतलब कि अगर जितने भी हमारे विटामिन होते हैं, ABCD है ना, ई ABCD E और K, जितने भी हमारे विटामिन हैं, वो विटामिन में से एक विटामिन ऐसा है जो जिसे अगर हमारा स्टमक में, यानी कि जो हमारा स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर है वो नहीं मिलेगा, तो वो हमारी छोटी आंत से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से वो कौन सा विटामिन है? मैंने आपको बताया था, विटामिन B2 है, विटामिन C है, विटामिन B12 है, या विटामिन हमारा D है। ठीक है, पेट में विटामिन डैश डैश यानी कि कौन से विटामिन के अवशोषण के लिए उपयोगी आंतरिक कारक होता है? विटामिन B2, विटामिन C, विटामिन B12 यानी कि और या फिर विटामिन D। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर C, विटामिन B12 है। ठीक है, यानी कि B12 को डाइजेस्ट, वो हमारी बॉडी, अगर B12 की कमी से क्या होता है? हमारा पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है। ठीक है, यानी कि ब्लड की कमी होना, जो एनीमिया है ना, पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है हमारा विटामिन B12 की कमी से। अगर हम खा रहे हैं अपनी बॉडी में विटामिन B12 हम ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारे स्टमक में वो इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, जुड़ नहीं रहा है, तो क्या होगा? वो विटामिन B12 हमारी छोटी आंत से जाके एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? विटामिन B12। फिर नेक्स्ट है हमारा बाइल जूस इज हेल्पफुल इन डाइजेशन।
बाइल जूस क्या करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल है, ठीक है। क्या है, क्या सहायता करता है बाइल जूस हमारे डाइजेशन में? बाइल जूस हमारे डाइजेशन में किसको तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है? फैट को तोड़ने में, प्रोटीन को तोड़ने में, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में, विटामिन को तोड़ने में। पित्त रस पाचन में सहायक होता है, वसा के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, विटामिन के। तो मैंने बताया था ना, पित्तरस कहाँ बनता है? लीवर में बनता है ना। लीवर में बनता है पित्तरस, और कहाँ? गॉल ब्लैडर में, वही पित्ताशय में जाकर के वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो, उसका काम क्या होता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करना होता है, यानी कि फैट का पाइसीकरण मैंने बताया था। वो क्या करता है? फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, ताकि लाइपेज उसे अच्छे से तोड़ सके। तो बाइल जूस किसके लिए हेल्प करेगा? हमारा फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। सॉरी भाई। फिर है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम। अब हमारा जो शरीर है, जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि इंटेस्टाइनल है, हमारा पूरा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, यानी कि हमारे मुंह से लेकर के हमारे एनस तक, उसमें से कौन सा पार्ट जो है न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, पोषक तत्वों के अवशोषण में ये हेल्प करता है? तो कौन सा पार्ट करता है? कौन सा पार्ट करता है? पेनक्रियाज करता है, स्टमक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, या फिर लीवर करता है, ठीक है। पोषक तत्वों का अवशोषण हमारा अग्नाशय करता है, पेट करता है, पेट क्या है, इसको हम आमाशय बोलेंगे, ठीक है। छोटी आंत करता है, या फिर हमारे यकृत करता है। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होते हैं न्यूट्रिएंट्स के? हमारे जो जो भी हमने खाया है वो अपने सूक्ष्मतम रूप में कहाँ जाता है? छोटी आंत में आ जाता है, और छोटी आंत में आकर के उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो छोटी आंत की जो हमारी वॉल होती है, उसमें विलाइज, मैंने आपको बोला था, छोटी छोटी विलीज होती हैं, और वो विलीज क्या करते हैं? विलीज उनको, हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके हमारी ब्लड सेल्स में भेज देते हैं। आई होप आपको ये वाला अच्छा लगा होगा। अब हम साथ के साथ सारे क्वेश्चंस जो हैं वो भी करते जाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।